भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम जी के पुस्तक अग्नि की उड़ान का ये दूसरा चैप्टर है। बाकी के चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट से जाकर सुन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। रामनाथपुरम के श्वार्ज हाई स्कूल में मन लग जाने के बाद मेरे भीतर का 15 साल का किशोर बाहर निकल पड़ा। मेरे एक शिक्षक अयादुरै सोलोमन उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे, जिनके समक्ष उस समय संभावनाओं और विकल्पों की अनिश्चितता थी। वो बहुत ही स्नेही, खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे और छात्रों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। इससे छात्र बहुत ही सुखद महसूस करते थे। सोलोमन कहा करते थे कि एक कुशल शिक्षक से कमजोर छात्र जो सीख पाता है, उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमजोर शिक्षक से कहीं ज्यादा सीख सकता है। रामनाथपुरम में रहते हुए अयादुरै सोलोमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफी प्रगाढ़ हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने ये जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफी असर डाल सकता है। अयादुरै सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। मैं खुद अपनी जिंदगी का ही उदाहरण लेता हूं। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। मैं सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ानें भरूंगा। और वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। अयादुरै सोलोमन सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वो सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, ये आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी उन आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूं जिनकी मैं इच्छा रखता हूं। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। बात उस समय की है जब मैं चौथी फॉर्म में था। सारी कक्षाएं स्कूल अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। एक दिन मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने मुझे बेत लगाए। कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए, तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने ये घटना सुनाई। मैं जिसकी बेंच से पिटाई करता हूं, वो एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, ये छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई ये प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी। श्वार्ज हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था। सबसे नजदीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे तिरुचनोपोली कहा जाता था और संक्षेप में त्रिची। सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए मैंने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। परीक्षाओं में डिवीजन लाने की दृष्टि से तो मैं कोई होशियार छात्र था नहीं, लेकिन रामेश्वरम के अपने उन 2 उस्तादों जलालुद्दीन व शमसुद्दीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिनसे मैंने जो व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया उसने मुझे कभी नीचा नहीं देखने दिया। जब कभी भी मैं त्रिची से रामेश्वरम लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफा कलाम, जो रेलवे स्टेशन रोड पर एक परचून की दुकान चलाते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे। मैं तेल,
प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मुझे ताज्जुब हुआ करता कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफा के यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान चला जाता। वहां मैं शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। मैं सौभाग्यशाली था कि सेंट जोसेफ कॉलेज में मुझे फादर टी एन सेक्यूरिया जैसे शिक्षक मिले। वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे और साथ ही हमारे हॉस्टल वार्डन भी थे। 3 मंजिले हॉस्टल में हम करीब 100 छात्र रहते थे। फादर सेक्यूरिया रोजाना रात को हाथ में बाइबल लिए हुए हर लड़के से मिलने आते थे। उनकी ऊर्जा और धैर्य आश्चर्यजनक था। वे हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाले व्यक्ति थे और हर छात्र की पल पल की जरूरतों को पूरा करते थे। उनके निर्देश पर ही दीपावली के अवसर पर हमारे हॉस्टल का इंचार्ज और मेस के लोग सभी छात्रों के कमरे में जा जाकर पवित्र स्नान के लिए उन्हें तिल का तेल देते। मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल रहा। हॉस्टल में मेरे साथ कमरे में 2 लड़के और थे। एक श्रीरंगम के रूढ़िवादी आयंगर परिवार से था और दूसरा केरल का सीरियाई ईसाई था। हम तीनों हमेशा साथ रहते थे और बहुत ही अच्छा समय कटता था। जब मैं कॉलेज के तीसरे साल में था तब मुझे हॉस्टल में शाकाहारी मेज का सचिव बना दिया गया। एक रविवार को हमने कॉलेज के प्रमुख फादर कलाथिल को दोपहर के भोज पर आमंत्रित किया। भोज में शामिल व्यंजनों में वे चीजें भी शामिल थी जो पारंपरिक रूप से हमारे परिवारों में बनाई जाती थी। इसका नतीजा न सिर्फ अप्रत्याशित रहा बल्कि फादर कलाथिल ने हमारी कोशिशों की भूरी भूरी प्रशंसा की। हमने उनके साथ बहुत ही आनंद के क्षण गुजारे। उन्होंने हमारे साथ बच्चे की तरह एवं आत्मीयता से बातें की। हम सब के लिए ये यादगार घटना थी। सेंट जोसेफ के मेरे शिक्षक कांची परमाचार्य के सच्चे अनुयायी थे जो देने में ही जीवन का सच्चा आनंद है मत के प्रणेता थे। मेरे गणित के शिक्षकों प्रोफेसर थोथाथरी आयंगर और प्रोफेसर सूर्यनारायण शास्त्री के कॉलेज परिसर में साथ साथ टहलने की जीवंत स्मृति मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रही। जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज के अंतिम वर्ष में था तभी मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। मैंने टॉल्स्टॉय, स्कॉट और हार्डी को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद दर्शन की ओर झुकाव हुआ तथा उस पर काम भी किया। ये वो समय था जब भौतिक शास्त्र में मेरी गहरी रुचि हो गई थी। सेंट जोसेफ के मेरे भौतिकी के शिक्षकों प्रोफेसर चिन्नादुरै और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने परमाणुवीय भौतिकी के अध्यायों में मुझे पदार्थों के अर्धजीवन काल की अवधारणा और उनके रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में ज्ञान कराया। रामेश्वरम में मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे कभी ये नहीं बताया था कि परमाणु अस्थिर होते हैं और एक निश्चित समय के बाद ये दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब मैं पहली बार ही जान रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुझे हर पल कड़ा परिश्रम करने की बात कही क्योंकि सभी यौगिक पदार्थों का क्षय अपरिहार्य है, तो मुझे लगा क्या वे एक ही तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग विज्ञान को इस तरह से क्यों देखते हैं जो व्यक्ति को ईश्वर से दूर ले जाए। जैसा कि मैंने इसमें देखा कि हृदय के माध्यम से ही हमेशा विज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। मेरे लिए विज्ञान हमेशा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने और आत्मज्ञान का रास्ता रहा। मैं ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में खूब उत्सुकता से किताबें पढ़ा करता हूं तथा खगोलीय पिंडों के बारे में अधिक से अधिक जानने में मुझे बहुत आनंद आता है। कई मित्र मुझसे अंतरिक्ष उड़ानों से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं और कई बार चर्चा ज्योतिष में चली जाती है। ईमानदारी से मैं वाकई अभी तक इस बात का कारण नहीं समझ पाया हूं कि क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे सौर परिवार के दूरस्थ ग्रहों का जीवन की रोजमर्रा की घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। एक कला के रूप में मैं ज्योतिष के खिलाफ नहीं हूं।
लेकिन अगर विज्ञान की आड़ में इसे गलत तरीके से स्वीकार किया जाता है तो मैं इसे नहीं मानता। मुझे नहीं पता कि ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों और यहां तक कि उपग्रहों के बारे में इन मिथकों ने कैसे जन्म लिया। ब्रह्मांडीय पिंडों की अत्यधिक शुद्ध गति की जटिल गणनाओं में हेरफेर करके यदि व्यक्ति परक नतीजे निकाले जाएं, तो ये मुझे अतार्किक लगते हैं। जैसा मैं देखता हूं कि पृथ्वी सबसे शक्तिशाली एवं ऊर्जावान ग्रह है। जॉन मिल्टन ने इसे पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक 8 में बड़ी ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। होने दो सूर्य को, दुनिया का केंद्र और सितारों की धुरी, मेरी ये धरती कितनी गरिमामय धीमे धीमे घूमे 3 अलग धुरियों पर। इस ग्रह पर आप जहां भी जाते हैं वहां गति और जीवन है। वैसे ही निर्जीव वस्तुओं जैसे चट्टानों, धातुओं, लकड़ी, चिकनी मिट्टी में भी आंतरिक गतिशीलता विद्यमान है। हर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपने चारों ओर बांधे रखता है। इसी की प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं और यही इस गति का स्रोत है। इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने वाले यही विद्युत बल इन्हें ज्यादा से ज्यादा करीब लाने की भी कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाले उस पृथक कण के रूप में है जो नाभिक से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ जितनी मजबूत होगी, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। वास्तव में ये गति 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की होती है। उस अत्यधिक वेग के कारण परमाणु एक ठोस गोले की भांति नजर आता है। जैसे तेज गति से घूमता पंखा एक थाली की तरह दिखता है। परमाणुओं को और संपीड़ित करना या कहें एक दूसरे के और करीब लाना बहुत ही मुश्किल है और यही किसी पदार्थ का भौतिक स्वरूप होता है। इस प्रकार हर ठोस वस्तु के भीतर काफी खाली स्थान होता है और हर स्थिर वस्तु के भीतर बड़ी हलचल होती रहती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में पृथ्वी पर भगवान शिव का शाश्वत नृत्य हो रहा होता है। सेंट जोसेफ कॉलेज में जब मैंने BSc में दाखिला लिया था, तब मैं उच्च शिक्षा के किसी और विकल्प के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था। नहीं भविष्य के अवसरों के बारे में मेरे पास वे सूचनाएं थी जो एक विज्ञान के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। BSc के बाद ही मुझे यह महसूस हो गया था कि भौतिकी मेरा विषय नहीं है। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना था। इंजीनियरिंग में तो मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके भी जा सकता था। दुर्घटना से देर भली मैंने खुद को ही समझाया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिले के लिए चक्कर लगाने शुरू किए। उस समय दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए मशहूर ये एक विशिष्ट संस्थान था। संस्थान के चयनित उम्मीदवारों की सूची में मेरा नाम तो आ गया, लेकिन इस प्रसिद्ध संस्थान में दाखिला लेना काफी खर्चीला था। इसके लिए करीब 1000 रुपए की जरूरत थी और मेरे पिताजी के पास इतना पैसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसे वक्त में मुझे पढ़ाने के लिए मेरी बहन जोहरा आगे आई और मेरी फीस के लिए उन्होंने अपने हाथों के कड़े तथा हार गिरवी रख दिए। मुझे शिक्षित देखने का उनमें जो दृढ़ संकल्प था और मेरी योग्यताओं एवं क्षमताओं को लेकर उनका जो भरोसा था, वो मुझे गहराई तक छू गया। मैंने अपनी कमाई से ही उनके गिरवी जेवरों को छुड़ाने की ठानी। उस समय मेरे सामने पैसा कमाने का सिर्फ यही रास्ता था कि मैं कड़ी मेहनत करूं और छात्रवृत्ति हासिल करूं। मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पढ़ाई में जुट गया। MIT में मुझे सबसे ज्यादा उन 2 विमानों ने आकर्षित किया जो वहां उड़ान संबंधी मशीनों की विभिन्न कार्यप्रणालियां समझाने के लिए प्रदर्शन के तौर पर रखे गए थे। इन विमानों के प्रति मुझे गहरा लगाव हो गया। दूसरे छात्रों के हॉस्टल लौट जाने के बाद भी मैं उनके पास बहुत देर तक बैठा रहता, एक पक्षी की तरह स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने की मनुष्य की इच्छा की मन प्रशंसा करता रहता। पहला साल पूरा कर लेने के बाद जब मुझे एक विशेष विषय का चुनाव करना था, तो मैंने वैमानिकी,
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की दिशा चुनी और इसे ही अपना विशेष विषय बनाया। अब मेरे दिमाग में लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, मुझे विमान उड़ाना था। अपने भीतर आग्रहिता की कमी के बारे में जानते हुए भी मैंने ये निश्चय कर लिया था। शुरू से ही विनम्र स्वभाव होने की वजह से मुझ में ये कमी थी कि मैं आग्रही या दावा करने वाला नहीं था। इसी दौरान मैंने अलग अलग तरह के लोगों से संवाद कायम करने की कोशिशें की। इस दौरान मुझे कई बाधाएं आई, निराशा हुई और मन में भटकाव आया। लेकिन पिताजी के प्रेरणास्पद वाक्यों ने मुश्किलों के इस दौर में भी मुझे डिगने नहीं दिया। वे कहते थे, वो जो दूसरों को समझता है वही सीख लेता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो खुद स्वयं को जान लेता है। बुद्धि के बिना सीखा गया ज्ञान किसी काम का नहीं होता। MIT में पढ़ाई के दौरान 3 शिक्षकों ने मेरी अप्रकट सोच को मूर्त रूप दिया। उन तीनों के संयुक्त योगदान से ही वो नींव पड़ी जो आगे चलकर मेरा व्यावसायिक कार्यक्षेत्र बनी। वे 3 शिक्षक थे, प्रोफेसर स्पांडर, प्रोफेसर के AV पंदलाई और प्रोफेसर नरसिंह राव। इनमें प्रत्येक शिक्षक अलग अलग क्षेत्रों में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। वे तीनों ही अपनी प्रतिभा एवं अथक उत्साह से छात्रों की बौद्धिक भूख शांत करने के काम में लगन से लगे रहते थे। प्रोफेसर स्पांडर ने मुझे तकनीकी वैमानिकी गतिकी विषय पढ़ाया। वे ऑस्ट्रिया के थे और वैमानिकी इंजीनियरिंग का उनको खासा अनुभव था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो नाजियों द्वारा बंदी बना लिए गए थे और उन्हें एक नजरबंद शिविर में कैद रखा गया था। स्वाभाविक था कि जर्मनों के प्रति उनमें घृणा भर गई। संयोग से वैमानिकी विभाग के प्रमुख एक जर्मन व्यक्ति प्रोफेसर वॉल्टर रेपेंथिन थे। उस समय MIT के डायरेक्टर डॉक्टर कुर्ट टैंक हुआ करते थे। वे वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती थे और जर्मनी के एक सीट वाले लड़ाकू विमान फोक-वुल्फ FW-190 का डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का यह असाधारण लड़ाकू विमान था। बाद में डॉक्टर टैंक बंगलौर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में चले गए और वहां उन्होंने भारत का पहला लड़ाकू विमान HF-24 मारुत तैयार किया। इन संकटों एवं नाजियों के कष्टों के बावजूद प्रोफेसर स्पांडर ने अपने व्यक्तित्व को बचाए रखा और उच्च व्यावसायिक मानदंडों को भी बनाए रखा। वे हमेशा शांत रहते थे और ऊर्जावान थे। स्वयं पर उनका पूरा नियंत्रण था। वे नई से नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी रखते थे और अपने विद्यार्थियों से भी यही उम्मीद रखते थे। वैमानिकी इंजीनियरिंग को अपना विषय चुनने से पहले मैंने उनसे विचार विमर्श किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि किसी को भविष्य को लेकर कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पढ़ाई के लिए जो भी क्षेत्र चुना है उस विषय में पूरी मेहनत, उत्साह और धैर्य के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। जैसा कि प्रोफेसर स्पांडर देखा करते थे, भारतीयों के साथ संकट शैक्षिक अवसरों की कमी या औद्योगिक बुनियादी ढांचे का नहीं था। संकट तो अनुशासन और अपने चुनाव को युक्ति संगत बनाने के बीच अलग करके देख पाने में नाकाम रहने का था। वैमानिकी ही क्यों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं। मैं खुद इंजीनियरिंग के सभी नए छात्रों से यह कहना चाहूंगा कि जब भी वे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विषय का चुनाव करें तो उसमें देखने लायक जरूरी बात यह है कि उस विषय में उनकी भीतर से रुचि और अंतः प्रेरणा भी है कि नहीं। प्रोफेसर के AV पंदलाई ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिजाइन एंड एनालिसिस विषय पढ़ाया था। वे एक बहुत ही खुशमिजाज, दोस्ताना और उत्साही शिक्षक थे और हर साल अपने अध्यापन के तरीके में एक नयापन लेकर आते थे। ये प्रोफेसर पंदलाई ही थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के छिपे हुए तथा गोपनीय पहलुओं को पूरी तरह खोलकर हमारे समक्ष रखा। आज भी मेरा मानना है कि जो भी प्रोफेसर पंदलाई के पास पढ़ा है वो इस बात से पूरी तरह सहमत होगा
कि प्रोफेसर पंदलाई एक महान बुद्धिजीवी एवं अध्येता थे, लेकिन उनमें घमंड या हेकड़ी नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके छात्र कक्षा में उनसे तमाम बिंदुओं पर असहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र थे। प्रोफेसर नरसिंह राव एक गणितज्ञ थे और हमें सैद्धांतिक वैमानिकी गतिकी पढ़ाते थे। तरल गतिकी पढ़ाने का उनका तरीका मुझे अब तक याद है। उनकी क्लास में पढ़ने के बाद मैंने गणितीय भौतिकी को दूसरा विषय बनाने का मन बनाया। अक्सर मुझसे कहा जाता था कि वैमानिकी डिजाइनों की समीक्षा के लिए मेरे नेफे में एक शल्य चिकित्सा औजार सर्जिकल नाइफ रहता है। अगर प्रोफेसर राव की कृपा नहीं होती और वैमानिकी गतिकी के समीकरणों का हल निकालने के लिए वे मुझे प्रेरित नहीं करते, तो मेरे पास ये विलक्षण औजार नहीं होता। वैमानिकी एक बहुत ही मजेदार एवं रुचिकर विषय है, जिसमें एक उन्मुक्तता है, आजादी है। आजादी और पलायन, गति और हलचल तथा सरकने एवं प्रवाह के बीच एक बड़ा जो फर्क है, वही इस विज्ञान की गोपनीयता है। मेरे शिक्षकों ने मुझे इन सच्चाइयों के रहस्य बताए। वैमानिकी के बारे में शिक्षकों ने मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी। उनकी बौद्धिकता के उत्ताप, विचारों की शुद्धता तथा धैर्य ने मुझे तरल गतिकी के गंभीर अध्ययन में काफी मदद पहुंचाई। तरल गतिकी के इस अध्ययन में संपीड़ित मध्यम गति, प्रघाती तरंगों एवं प्रघात का विकास, बढ़ती गति पर प्रवाहित द्रव का पृथक्करण, प्रघात रोकना और प्रघात उत्पन्न करना जैसे विषय शामिल थे। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में ढेर सारी जानकारियां जमा हो गई। हवाई जहाजों के नए नए रूप विभिन्न तरह से सामने आने लगे। द्वितल विमान, एक तलीय विमान, बिना पिछले हिस्से वाले विमान, डेल्टा विंग प्लेन, इन सब की महत्ता मेरे लिए बढ़ती जा रही थी। मेरे तीनों शिक्षक, जो अपने अपने विषय के दिग्गज थे, मेरा इस बारे में ज्ञान और बढ़ाने में मदद करते। मेरा तीसरा और MIT में अंतिम वर्ष एक संक्रमण वर्ष के रूप में था तथा मेरे आने वाले जीवन में इसका गहरा असर पड़ना था। उन दिनों पूरे देश में राजनीतिक समझ बनवाने और औद्योगिक प्रयासों की एक नई बयार आई हुई थी। मैंने ईश्वर में अपने विश्वास की परीक्षा ली और ये जानना चाहा कि क्या ये वैज्ञानिक सोच प्रगति के तरीके में कहीं उचित साबित हो सकती है। इसके बाद जो स्वीकार्य विचार था वो ये कि सिर्फ वैज्ञानिक विधि ही ज्ञान का एकमात्र सही रास्ता है। मुझे आश्चर्य हुआ, यदि ऐसा है तो क्या पदार्थ ही अंततः वास्तविकता और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, न कि पदार्थ की अभिव्यक्ति? क्या सभी नैतिक मूल्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं? कोर्स पूरा होने के बाद मुझे नीचे आकर करीब से हमला करने वाले लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करने की परियोजना में लगा दिया गया। इस परियोजना में मेरे साथ 4 और साथी थे। मैं वायु गति की डिजाइन को तैयार करने और उसकी ड्राइंगें बनाने की जिम्मेदारी ली थी, जबकि मेरी टीम के साथियों को विमान के प्रणोदन, संरचना, नियंत्रण और उपकरणों के डिजाइन तैयार करने का काम सौंपा गया था। एक दिन मेरे डिजाइन शिक्षक श्रीनिवासन ने, जो उस समय MIT के निदेशक भी थे, मेरे काम की समीक्षा की और इसे निराशाजनक बताते हुए इस पर अपना असंतोष व्यक्त किया। काम में देरी के लिए मैंने उनसे कई बार माफी मांगी और अपनी सफाई दी, लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासना ने एक नहीं सुनी। मेरी आखिरकार काम पूरा करने के लिए मैंने उनसे 1 महीने का वक्त मांगा। कुछ क्षण के लिए उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, देखो नौजवान, आज शुक्रवार है, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर सोमवार सुबह तक मुझे ये ड्राइंग नहीं मिली तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। छात्रवृत्ति ही मेरा सब कुछ थी और अगर ये वापस ले ली जाती तो मैं एकदम असहाय हो जाता। मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं उनके निर्देश के अनुसार अपना काम पूरा कर लेता। उस रात मैंने खाना नहीं खाया और रात भर ड्राइंग बोर्ड पर काम करता रहा। अगली सुबह सिर्फ घंटे भर के लिए समय निकाला।
जिसमें तैयार होकर नाश्ता किया। रविवार की सुबह मेरा काम पूरा होने के करीब ही था। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई है। प्रोफेसर श्रीनिवासन दूर से खड़े मुझे देख रहे थे। वे सीधे जिमखाना से आ रहे थे और टेनिस के कपड़ों में थे तथा मेरा काम देखने के लिए ही यहां रुके थे। मेरा काम देखने के बाद उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया और तारीफ करते हुए मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे भीतर तनाव पैदा हो रहा है और काम पूरा करने के लिए मैं जो समय तुम्हें दे रहा हूं उसमें वो संभव नहीं होगा। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि इतने भयंकर तरीके से अपना काम पूरा कर लोगे। परियोजना की शेष अवधि के दौरान मैंने एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसका आयोजन MIT तमिल संगम ने किया था। तमिल मेरी मातृभाषा है और उसकी उत्पत्ति पर मुझे गर्व है। इसकी उत्पत्ति का काल रामायण काल से भी पहले अगस्त्य मुनि के समय का है और इसका साहित्य ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का है। ऐसा कहा जाता है कि इस भाषा को व्याकरणाचार्यों ने एक विशिष्ट रूप दे दिया है और अपनी स्पष्टता के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अर्जित है। मुझे ये सुनिश्चित करते हुए बहुत ही उत्साह हो रहा था कि विज्ञान भी इस अद्भुत भाषा के दायरे से बाहर नहीं है। मैंने आइए अपना खुद की विमान बनाए, लेट अस मेक अवर ऑन एयरक्राफ्ट शीर्षक से तमिल में एक लेख लिखा। लेख सचमुच बहुत ही रुचिकर था और मैं प्रतियोगिता में जीत गया और पहला इनाम पाया। मुझे ये पुरस्कार लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंद विक्टन के संपादक देवन ने दिया था। MIT से जो मेरी सबसे गहरी याद जुड़ी हुई है वो प्रोफेसर स्पाडर से संबंधित है। विदाई समारोह के दौरान हमें एक सामूहिक फोटो खिंचवाना था। एक साथ स्नातक पास करने वाले सभी छात्र 3 पंक्तियों में खड़े थे और सभी प्रोफेसर आगे वाली पंक्ति में बैठे हुए थे। प्रोफेसर स्पाडर खड़े हुए, मुझे देखा। मैं तीसरी पंक्ति में खड़ा हुआ था। यहां आओ और आगे की पंक्ति में मेरे साथ बैठो, प्रोफेसर कारिक स्पांडर ने कहा। उन्होंने दोबारा मुझे आगे आने को कहा। तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत ही भविष्य में तुम्हारे शिक्षकों का नाम रोशन करेगी। उनकी इस प्रशंसा से मेरे समक्ष एक कठिनाई खड़ी हो गई, लेकिन अपने काम के सम्मान के वजह से मैं प्रोफेसर स्पाडर के पास जाकर बैठ गया। मुझे विदाई देते वक्त प्रोफेसर स्पाडर ने कहा, ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करे, तुम्हें सहारा दे, तुम्हें रास्ता दिखाए और भविष्य की यात्रा में तुम्हारा पथ प्रदर्शक बने। MIT से मैं एक प्रशिक्षु के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलौर में चला गया था। वहां मैंने एक टीम के सदस्य के रूप में इंजनों की मरम्मत का काम किया। हवाई जहाज के इंजन पर अपने हाथों से किया गया काम ही काफी कुछ सिखाने वाला होता है। कक्षा में पढ़े गए सिद्धांत को जब व्यावहारिक अनुभव में उतारा जाता है तो ये एक प्रकार की अनूठी उत्तेजना पैदा करता है। HAL में मैंने दोनों तरह के इंजनों, पिस्टन इंजन एवं टरबाइन इंजन की मरम्मत का काम किया। यही मेरे मस्तिष्क में दहन के बाद के सिद्धांत पर काम करते हुए गैस गतिकी एवं विसरण प्रक्रिया से संबंधित अस्पष्ट अवधारणाओं ने अपने भेद खोले। मेरा यहाँ रेडियल इंजन तथा ड्रम ऑपरेशनों का प्रशिक्षण भी हुआ। मैंने यह सीखा कि एक क्रैंकशाफ्ट की जांच किस तरह से की जाती है। इसी तरह घुमाव के लिए छड़ एवं क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का भी काम सीखा। मैंने सुपर इंजनों पर लगे पंखों के अंशांकन का भी काम किया। इसके अलावा मैंने दबाव प्रणाली एवं त्वरण सहगति नियंत्रण प्रणाली को समझा तथा टर्बो इंजनों के वायु प्रवाह प्रणाली के बारे में भी जाना। पंखों से संबंधित प्रणालियां और प्रणोदक इंजनों के बारे में समझना तो बहुत ही रुचिकर था। HAL के तकनीशियन जिस कुशलता एवं बारीकी के साथ ब्लेड एंगल नियंत्रण यानी बीटा कला का प्रदर्शन करते थे वो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। वे लोग बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़े थे,
वे सिर्फ अपने इंजीनियर के सुझावों को आंख मूंद कर मान लेते थे। वे खुद अपने हाथों से कई वर्षों से यहां काम कर रहे थे और इसी से उन्हें यहां काम करने की एक स्वतः अंतः प्रेरणा महसूस होती थी। जब मैं HAL से एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकला तो मेरे सामने नौकरी के दो बड़े अवसर थे और दोनों ही मेरे वर्षों पुराने उड़ान के सपने को पूरे करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय का। मैंने दोनों नौकरियों के लिए आवेदन किया और दोनों ही जगह से मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। वायुसेना में भर्ती होने के लिए मुझे देहरादून पहुंचना था और DTD में साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाना था। दक्षिण भारतीय तटीय इलाके के इस लड़के ने उत्तर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। गंतव्य 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। अपनी मातृभूमि की विशालता से मेरा ये पहला सरोकार था। और इसी के साथ दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। तीसरे चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।